हेलो फ्रेंड्स। इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी और टेक्निकल ड्यूटी के लिए नोटिफिकेशन आई है, जिसके डेट 8 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक है। दोस्तों, एक्चुअली ये जॉब बहुत बहुत बढ़िया होती है और ग्रुप ए की गजटेड पोस्ट की ये जॉब है, लेवल 10 की। तो डेफिनेटली जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जो कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, तो ये नोटिफिकेशन स्पेशली उनके लिए है। जो अपने इनकी एलिजिबिलिटी जो है, वैसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन का पास आउट हो चुके हैं और जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, मीन्स वो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम अपियरिंग करेंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी एज मिनिमम एज 21 से लेकर 25 तक है। तो जो इस कैटेगरी के बीच में आते हैं वो इस चीज़ को ध्यान दें। जन दो टाइप के इसमें पोस्ट क्रिएट दिए गए हैं, एक जनरल ड्यूटी के लिए, एक टेक्निकल ड्यूटी के लिए, जिनकी एज लिमिट 21 साल से लेकर 25 साल तक दी गई है। ये है आपका 21 साल से लेकर 25 साल तक। और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ये अभी अलाउ की गई हैं। इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो ये ग्रेजुएट डिग्री जनरल ड्यूटी के लिए आप सिर्फ ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। और इसकी सेकेंड डिमांड होती है कि आप मैथ्स और फिजिक्स से अपना 11+2 किए हों, ठीक है। जबकि टेक्निकल में आपको ज्वाइन करने के लिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए होगी, या तो वो नेवल आर्किटेक्चर में हो, या मैकेनिकल में हो, या मरीन में हो, या ऑटोमोटिव में, या मेकाट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, या मेटलर्जी और डिजाइन और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस में हो। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी नोटिफिकेशन। इसके आगे की बात कर लेते हैं। अपर एज जिनकी ST SC के लिए, जैसे सभी जॉब्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड भी आपको, जो भी ST SC कैंडिडेट्स हैं, वो 25 साल प्लस 5 साल 30 साल तक की उम्र तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और OBC कैंडिडेट्स 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, मतलब 28 साल तक की उम्र तक ये अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये एज 20, मैक्सिमम लिमिट 25 ईयर्स रखी गई है। अब वैकेंसीज हम लोग देख लेते हैं। वैकेंसीज आपकी जनरल ड्यूटीज में टोटल 140 है। वैकेंसीज 140 है। UR के लिए 46, EWS के लिए 10, OBC के लिए 5, ST के लिए 24 और 25 SC के लिए। जबकि टेक्निकल में ये वैकेंसी 30 में आ जाती है। टोटल वैकेंसी अगर बताएं तो वो 140 प्लस 30, 160 वैकेंसी को रिलीज किया गया है। 104। अब इसकी जो एग्जामिनेशंस क्या हैं उसके बारे में थोड़े देख लेते हैं हम लोग। तो एग्जामिनेशन प्रोसेस होगी, ये 3 स्टेज से गुजरेंगी। एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगी, जो आपका सब्जेक्टिव होता है। स्टेज 1 जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, सेम लाइक SSC। इंग्लिश 25, रीजनिंग 25, मैथमेटिक्स 25 और जनरल नॉलेज 25 होगी। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और आपको ये 100 क्वेश्चंस करने होंगे। इनकी मार्किंग स्कीम्स हैं, सारे पर क्वेश्चंस, मतलब 100 क्वेश्चन है तो टोटल मार्क्स आपका 400 है। और निगेटिव मार्किंग इसमें दी गई है 1/4, मतलब हर एक गलती पर आपका 1 मार्क्स -1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा।
ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आगे की ओर, देखते हैं जो बच्चे, जो भी कैंडिडेट्स इस प्रोसेस को, स्टेज 1 के प्रोसेस को वो पार करेंगे, उनको PSB के लिए बुलाया जाएगा। PSB, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, सेम लाइक SSB होती है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंस हो जाएंगी आपको। वेट, थोड़ी सी यहाँ पर SSB से क्या डिफरेंस है, जो भी कैंडिडेट CDS NDA दिए होंगे या FCAT दिए होंगे, उनको SSB के लिए बुलाया जाता है। और SSB में क्या होती है कि आपको फर्स्ट डे PPDT टेस्ट होती है, देन उसके बाद आपको स्क्रीनिंग जो करते हैं उनके अगले 4 दिनों तक की होती है। मतलब आपको PPDT दैट इज स्क्रीनिंग होता है, प्लस बाद में जो सिलेक्ट होते हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं, नहीं तो कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं। तो 1 + 4 डेज। यहाँ पर क्या होगी कि जो भी कैंडिडेट्स पहले स्टेज 1 को पास करेंगे उनको PSB के लिए बुलाया जाएगा। PSB के लिए, ये PSB 2 तरीके से होंगे। ठीक है, ये PSB 2 तरीके से होंगे। पहला होता है आपका PSB कंसिस्ट ऑफ CCBT प्लस PPDT। अगर कोई बच्चे जो कैंडिडेट्स वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले उनकी वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। सबसे पहले वहाँ पर जाकर आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद वो आपको एंट्री ही देंगे। देन उसके बाद आपको सबसे पहला टेस्ट CCBT होगी। CCBT का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट। अगर कोई कैंडिडेट्स इस टेस्ट को पार करते हैं तभी वो PPDT के लिए आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज वो कैंडिडेट PPDT के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं CCBT में क्या होते हैं। CCBT एक टाइप के, ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए, आपका जो CCBT है एक टाइप की एक रीजनिंग टेस्ट है, रीजनिंग टेस्ट है, ओके। और आपका मेमोरी पावर को ये देखती है कि आप कितने चीज़ों को कितनी देर तक अपने माइंड में रखते हैं और कितनी जल्दी पकड़ते हैं। 1 घंटे की टेस्ट में ये 1 आवर की ये टेस्ट होगी आपकी। इसमें कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पे वो दिखाएंगे अबाउट समथिंग 10 सेकेंड 12 सेकेंड इस तरीके से होती हैं वो टाइमिंग। उस टाइमिंग के बेसिस पे आपको तुरंत वहाँ पर क्वेश्चंस भी देखने हैं और आपको अपना OMR भी रंगना होता है। समथिंग एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते हैं आपको, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का टाइमिंग दिया जाएगा स्क्रीन पे। इस स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा और वो कहेगा कि नंबर ऑफ भी इसमें कितने हैं। तो आपको 10 सेकेंड के अंदर में ये आपको अपने मेंटली आपको प्रिपेयर होना है कि ये 10 क्वेश्चन
जैसे ये इस क्वेश्चन में 10 सेकंड में आपको मेंटली प्रिपेयर होकर वो काउंट करना होगा और देखना होगा कि इसमें भी पूछा गया है या डब्ल्यू पूछा गया, तो उसकी काउंटिंग आपको तुरंत करके उसी समय आपको रंगना होता है। देखिए इसमें समय बहुत कम मिलता है और ऐसा नहीं है कि आपको ये पास कर ही लीजिएगा। जब जब मैं गया था अपना पीएसबी देने, तो उसमें 5 बच्चों का सीसीबीटी में निकाला गया था। वो 5 बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे सीसीबीटी को। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो क्वालिफाई करने के लिए रखे, नहीं नहीं, वो निकाल सकते हैं आपको। तो सीसीबीटी आपको दीजिएगा तभी आप पीपीडीटी के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको 10 सेकंड के अंदर में ये भी, ये दो भी, ये भी, ये दो भी, ये भी काउंट करके आपको रंगना भी होता है। ऐसा बहुत बार होता है कि क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो इन दैट केस जैसे ही आपका 60 मिनट पूरा होगा वो पेन ड्रॉप करने के लिए कह देंगे, पेन ड्रॉप आपको करना होगा। इन दैट केस आपको एक क्वेश्चंस भी छूटेंगे बट आपको OMR खाली नहीं छोड़ना है। जो भी है आपको सी देना है सी देते जाइए, बी देना है बी देते जाइए, रुकिएगा मत, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और उसी समय वो अपना रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं कुछ देर बाद। तो जो बच्चे सीसीबीटी दिए हुए होते हैं वो उनको आगे एंट्री मिलती है पीपीडीटी के लिए। जब मैं गया था तो उस समय 4 बच्चों का रिजेक्शन हुआ था मेरे बैच में सीसीबीटी में। दैट इज़ अ गुड नंबर। 4 बच्चे आपके निकल जा रहे हैं, अच्छे नंबर हैं। मतलब वो आपको compete नहीं कर पाए स्टेज 2 के स्टेज 1 में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद आती है पीपीडीटी के बारे में जो भी डिफेंस कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे से जानते होंगे, जो भी सीडीएस और एनडीए और एफकैट की तैयारी करते हैं। तो आपका पीपीडीटी में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, देखिए मेरे टाइम में जो हुआ था उसमें 2 बैचेज बनाई थी, एक सुबह की मॉर्निंग बैच, एक इवनिंग बैच, ओके। तो उस बैच में मैं और मेरा फ्रेंड लगातार 2-3 दिन का देखे थे, एनालिसिस किए थे। तो उसमें दिखाया गया था कि जो सुबह के बैच हैं, मान लीजिए अगर उसमें 10 बच्चे हैं तो उनका सिलेक्शन रेट जो था सुबह के बैच में 2 बच्चों का था, जबकि रात के जो इवनिंग के बच्चे होते हैं, जो इवनिंग के बच्चे होते हैं उसमें सिलेक्शन रेट इनका 5 या 6 था और रिजेक्शन रेट 4 था। तो इवनिंग बैच के बच्चों को वहाँ कुछ फ़ायदा मिले थे। और ये सिर्फ मेरे बैच की नहीं है, ये अमूमन सभी इवनिंग बैच के साथ हो रहा था और सभी मॉर्निंग बैच के साथ। तो एक्चुअली ये हुई हैं, जो एग्जैक्टली मैं देखा हूँ मैं वो बता रहा हूँ। अभी क्या हो रही है नहीं हो रही है मुझे नहीं पता। मेरा जो पीएसबी हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। खैर इसके आगे बढ़ते हैं। जो भी पीपीडीटी को क्वालिफाई करेंगे उनको देन जाना होगा एफएसबी में। एफएसबी आपका होगा नोएडा में और ये होता है आपका 4 या 5 दिन का, 4 और 5 डे, ठीक है। ये 4 या 5 दिन का होता है। तो जो भी बच्चे यहाँ से जो कैंडिडेट पीएसबी से क्वालिफाई करते हैं, देखिए एसएसबी में क्या होता है कि जो बच्चे यहाँ पर स्क्रीनिंग करते हैं वो तुरंत अगले 4 दिन के लिए वहाँ पर रिजर्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, जो यहाँ पर पीएसबी क्वालिफाई करेंगे वो उनको फिर नेक्स्ट कॉल लेटर आएगा एफएसबी के लिए, वो एफएसबी के लिए जाएंगे। तो अच्छा समय मिलता है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपको जाकर साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरपर्सनालिटी टेस्ट, मतलब पर्सनल इंटरव्यू भी देनी होंगी और ग्रुप टास्क जीटीओ करने होते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड इंटरव्यू। ये हैं आपके एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स इनके, सेम लाइक एनडीए सीडीएस। और ऐसा नहीं है, अगर आप किसी भी एसएसबी में जाते हैं तो वहाँ पर पूछे जाते हैं कि आपने किसी भी टाइप के इस स्क्रीनिंग टेस्ट को दिया है। देखिए अगर आप कहीं भी दिए हैं स्क्रीनिंग तो डेफिनेटली यू हैव टू से यस सर। वो पर्सनली पूछते हैं कि कोस्ट गार्ड के भी आपने दिया है या नहीं दिया है। मैंने नेवी का एसएसबी दिया,
सॉरी एनएसबी दिया है वाइजैक में, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने कभी कोस्ट गार्ड का भी दिया है या नहीं दिया है। अगर आप दिए हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू काउंट यू इन स्क्रीनर्स, you are not going to be a new beginners. Okay, so friend, this is all the process that we are talking about. देन इसके बाद अगर आप एसएसबी से एफएसबी से आप रिकमेंड होते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट होगी, जो कोस्ट गार्ड के मेडिकल टीम्स करते हैं। अगर आप उनसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप अपील कर सकते हैं स्पेशल मेडिकल बोर्ड को लेकर। और तो ये आपकी सारी प्रोसेस है। तो जो भी बच्चे जो अपना लेवल 10 का पोस्ट कैरी करना चाहते हैं और लेवल 10 की पोस्ट को कैरी करना चाहते हैं और अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, ये वैकेंसी आपके लिए है। आप डेफिनेटली इसको फिल करें। और इतनी कोई हार्ड एग्जामिनेशंस नहीं है आपके रिटेन को लेकर, मैं बोल रहा हूँ। पीएसबी और एफएसबी को लेकर मैं नहीं बोल रहा हूँ। दे आर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, इंटरव्यू ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सबसे लंबा प्रोसेस होते हैं इनका। यूपीएससी जितने भी सिविल सर्विसेज के भी इंटरव्यू होते हैं वो 1 डे इंटरव्यू होते हैं, जहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होते हैं। परंतु डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है आपका, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, जहाँ पर आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना होता है। आपके कैरेक्टर, आपके मन, आपके कर्म, वो सारी चीज़ें चेक किए जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स डिफेंस सेक्टर्स को लेकर सीरियस हैं, प्लीज़, कोस्ट गार्ड आपको एक अच्छा मौका दे रही अपने देश को सर्व करने का। गो फॉर दैट एंड हैव अ गुड लक। ऐसे जेन्युइन वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।